નમસ્કાર, આપ સૌનું સ્વાગત છે. ઇન્ડિયન યોગ એસોસિએશન જે ભારતની એક એવી સંસ્થા છે કે જેની અંદર ભારતીય યોગની તમામ પરંપરાઓને એક સાથે સાંકળી લેવામાં આવી છે. ભારત યોગ ગુરુ બની વિશ્વનું માર્ગદર્શન કરે અને જે યોગની ગરિમાને સાચવી શકે તેવું આ સંગઠન એને મજબૂતી આપવાના હેતુથી ગુજરાત રાજ્ય ઇન્ડિયન યોગ એસોસિએશનની સ્થાપના થઈ. 29 ડિસેમ્બર 2019ના રોજ આ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ ડિસેમ્બર 29મીએ આ સંસ્થાને 1 વર્ષ પૂરું થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં આ સંસ્થાને ખૂબ બહોળો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. અનેકો લોકો આ સંસ્થા સાથે જોડાઈ અને ભારતની આ યોગ પરંપરાને, યોગ વિદ્યાને ઉજાગર કરવા પ્રયત્નશીલ છે. તો આ 1 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે આપણે યોગના દિગ્ગજ આચાર્યો અને ગુરુઓને આ વેબિનારમાં સમન્વિત કર્યા છે. તેઓ આપણને ખૂબ રહસ્યપૂર્ણ ગૂઢ અને મૂળ જ્ઞાન આપશે, જેનાથી આપણે યોગની પરંપરાને આગળ વધારી શકીએ અને જે ગુજરાત જે હજારો વર્ષોથી યોગની પરંપરામાં મોખરે રહ્યું છે તેને તેના રહેવાસીઓને પૂર્ણ યોગની दीक्षा આપી શકીએ. નમસ્કાર. नमस्कार. इंडियन योग एसोसिएशन की गुजरात ब्रांच की तरफ से मैं रचना शाह आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ गुजरात योग एसोसिएशन के गुजरात चैप्टर का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके समक्ष उपस्थित होने का. जैसे कि आप सब जानते हैं, कई दिनों से सेलिब्रेशन चल रहा है क्योंकि गुजरात योग एसोसिएशन का 29 दिसंबर को 1 साल कंप्लीट हो रहा है. तो उसकी वजह से ये सेलिब्रेशन चल रहा है. एवरी डे आप देख सकते हैं, रोज 7 से 8 आपको अलग अलग योग के गुरुओं से अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है. तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ. बिरजू महाराज, बिरजू सर और पुनीता मैम के पास मैंने अभी गुजरात यूनिवर्सिटी में से आर्य योग का कोर्स किया है. काफ़ी कुछ योग और आयुर्वेद के बारे में मुझे उनसे जानकारी मिली है. मैं उनकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ. मैं रचना शाह 5 साल से योग के साथ जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे मैं आपको योग के कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्या होता है और उसमें योग कैसे आपको हेल्पफुल होता है वो बताने के लिए मैं आप यहाँ उपस्थित हुई हूँ. सबसे पहले हम कुछ प्रार्थना कर लेंगे. आ जाएंगे, बैठ जाएंगे पद्मासन में आराम से. कमर, गर्दन, पीठ और अपना चेहरा एक ही लाइन में सीधा बट रिलैक्स. दोनों शोल्डर को रोटेट कीजिए थोड़ा पीछे की तरफ. आप मेरे साथ कर सकते हैं. बैक स्ट्रेट रखेंगे, चेस्ट को ऊपर रखेंगे, पेट को, कोर मसल्स को भी नॉर्मल करके अंदर रखेंगे. दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और घुटने पे रख देंगे. आंखों को हल्के से बंद करेंगे. बंद आंखों से अपनी जो प्यूपिल्स है उसको नीचे की तरफ रखेंगे. चेहरे पे एकदम शांति का भाव, एकदम स्थिरता का भाव लगा के रखेंगे. मन एकदम शांत, शरीर भी एकदम शांत. पूरा ध्यान अपने श्वासोश्वास पे लगा के रखेंगे. अपने नोज टिप पे, आगे के भाग पे, जहाँ से श्वास अंदर आता है और बाहर निकलता है. अपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे. ध्यान केंद्रित करते हुए 3 बार यौगिक श्वसन करेंगे. यौगिक श्वसन मतलब दोनों नोस्ट्रिल को ओपन रखते हुए धीरे धीरे सांसों को लेना और जितनी मात्रा में सांस लेते हैं उससे डबल मात्रा में सांस को धीरे धीरे छोड़ना. करेंगे
Take a deep breath in. Exhale completely. Take a deep breath in. Exhale completely. Again, take a deep breath in. Exhale completely. 3 बार ओमकार करेंगे। जब ओमकार करेंगे तो अ बोलेंगे नाभि में से जहाँ ब्रह्मा का वास है, उ बोलेंगे चेस में से जहाँ पे विष्णु का वास है, और म बोलेंगे विशुद्ध चक्र गले में से जहाँ पे महेश का वास है। तो जब ओमकार बोलेंगे तब मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र तीनों को ध्यान में रखते हुए और हमारी इंद्रियों को ध्यान में रखते हुए हम ओमकार करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन। Take a deep breath in. Last time. Take a deep breath in. मन शांत, शरीर शांत। ओमकार की ध्वनि से शरीर में आए हुए परिवर्तनों को महसूस करेंगे। दोनों हाथ को आगे लाएंगे, पामिंग करेंगे, खूब जोर से पामिंग करेंगे। इसको रब करेंगे दोनों हाथ को कटोरी जैसा आकार बना के जितनी भी ऊर्जा मिली है हमें उससे अपनी आंखों में अंदर लेंगे, अंदर आइज को ब्लिंक करेंगे, रोटेट करेंगे। उत्पन्न हुई एनर्जी को पूरे शरीर पे आत्मसात करेंगे। जय श्री कृष्ण, हैव अ नाइस डे, जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन शुरू करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे मैं उपस्थित हुई हूँ योग और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के जो भी कुछ हमारे रोग है उसको कैसे ठीक किया जाता है। आप सब जानते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब ये जो रोग है, जो नाम है, ये जो सारे रोग है वो एक तरह से साइकोसोमेटिक है। क्योंकि योग के बारे में आपने काफी कुछ सुना है। योग मतलब जुड़ना, योग मतलब मन, शरीर और आत्मा का जुड़ना। योग मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और सारी अपनी लागणियों को, अपनी इमोशंस को बैलेंस करते हुए जब इंसान हेल्दी होता है तब वो योग के साथ जुड़ता है। हमारे 5 कोश है हमारे शरीर के, प्राणमयी, मनोमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी और अन्नमयी। ये 5 कोश है हमारे। वैसे ही हमारे 5 महाभूत है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि और भूमि। ये 5 हमारे तत्व महाभूत है। वैसे ही हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 हमारी कर्मेंद्रिया है। उन सब को जोड़ के, उन सब के ऊपर फोकस करके, वननेस को अंदर अपने आप में जगा के जो योग होता है वो है मन और स्थिर को शांत रख के, एक चित्त रख के, एक साथ रख के, सांसों की लयबद्धता के साथ किया जाता है वो योग है। ये नहीं कि आपने सांस इधर उधर ली और खाली आप योग, कसरत मतलब वो कसरत हो गया। सांस की लयबद्धता के साथ जो करेंगे उसको योग बोलते हैं। तभी तो योग का आजकल विश्व में इतना प्रभाव है, क्योंकि योग है जो सांस के साथ शरीर और मन को साथ लेके चलता है तो अपने आप तनाव कम होता है।
आजकल इतना तनाव है, लोगों को कमाने की इतनी जल्दी है, पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग बहुत सारे स्ट्रेस में जीते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो ये सारे स्ट्रेस से हमारी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब होती है। तो उसकी वजह से जो रोग होते हैं उसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रोग बोला जाता है। कई तो ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में रोग है मनोशारीरिक, मतलब शरीर में तो जो प्रॉब्लम होती है पर मानसिक लेवल पे जो तकलीफ होती है, जिसको साइकोसोमेटिक रोग बोल सकते हैं, वो है जो हमारे अंदर डर और भय होता है, उसके साथ मिलके हमारे शरीर की पूरी सिस्टम को इम्बैलेंस कर देता है और उसको बोलते हैं मनोशारीरिक साइकोसोमेटिक रोग। तो ये जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रोग हैं वो सारे ज्यादातर साइकोसोमेटिक रोग है। हमारी लाइफस्टाइल आजकल बिगड़ गई है, लेट तक जागना, लेट लेट उठना, बाहर का कुछ भी जंक फूड, अनाप शनाप कुछ भी खाना पीना, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। योग के नियमों को, यम और नियमों को हम फॉलो नहीं करते हैं और हमारी लाइफस्टाइल हमने ऐसी बना के रखी है, एक भाग दौड़ वाली जिंदगी, एक भौतिक सुख के पीछे हम भाग रहे हैं। तो वो भागने के बाद आता है शरीर में एक तनाव, एक स्ट्रेस, और उसकी वजह से पैदा होते ये सारे रोग। कहते हैं ना, योग जब करते हैं तो हमारा मन शांत, शरीर शांत और पूरे शरीर में एक आनंद की अनुभूति होती है। तो देखते हैं कौन कौन से रोग किस वजह से होते हैं, क्योंकि ये जो सारे रोग हैं वो हमारी यही सब लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा टेंशन आ जाता है, ज़्यादा सोचते हैं, नींद कम लेते हैं, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और पता नहीं क्या कुछ हम खाते पीते रहते हैं आजकल। सादा सात्विक भोजन और टाइम टू टाइम सोना और उठना, अगर ये हमारी लाइफ में हम बना के रखेंगे तो कभी इन सब रोगों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। पर जैसे कि मैंने पहले बताया वैसे ही हमारी लाइफ ही कुछ ऐसी हो गई है, तो रोगों का आना तो संभव ही है। सबसे बड़ा रोग जो है आजकल वो है ओबेसिटी, क्योंकि अगर वजन ही बढ़ रहा है सबका तो हार्ट अटैक, हाई बीपी और अनिद्रा और बहुत सारे रोगों का मूल है ओबेसिटी। क्यों? पहले भी पता है आपको सबको, जिसका पेट खराब होता है उसका दिन खराब हो जाता है। तो ओबेसिटी सबसे ज्यादा खतरनाक रोग माना मैं जहां तक मानती हूँ, क्योंकि अगर आपका वजन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ओबेसिटी आने के बाद इंसान थक जाता है, बैठ जाता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। एक तरह से बोल सकते हैं कि एक कंट्रोल आता है उसका, ओ अब मैं ये नहीं करूँगा, अब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वजन ज़्यादा होता है, इंसान थक जाता है, उसकी फिजिकल मूवमेंट रुक जाती है, वो कहीं हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो धीरे धीरे उसके शरीर में सारे रोग आने शुरू हो जाते हैं। जो फिजिकल मूवमेंट ही नहीं है तो वो बैठे बैठे कुछ भी सोचता है, वो नेगेटिविटी ही पाता है। पॉजिटिविटी कब आती है? जब इंसान हेल्दी लाइफ जीता है, वो खुश रहता है, अंदर से उसका शरीर मन दोनों प्रफुल्लित रहते हैं, तो पॉजिटिविटी आती है। जब मन प्रफुल्लित नहीं है, शरीर प्रफुल्लित नहीं है, वेट ज्यादा है, आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, पूरा दिन बैठे रहते हो, तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और यही नेगेटिविटी आप में ले आता है डिसऑर्डर्स, और यही डिसऑर्डर्स आपके होते हैं आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रोग के साथ। तो सबसे पहले ओबेसिटी को कंट्रोल कीजिए, अपने वेट को कंट्रोल कीजिए, खाने पीने के कुछ परहेज रखिए, कुछ हेल्दी चीजें खाइए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आप जानते हैं ये सब खाना बहुत ज़रूरी है। सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स जितने हो सके खाइए। प्रवृत्तिमय जीवन बनाइए अपना। ओबेसिटी कम करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत कीजिए, कुछ सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे उसमें आसनों का समावेश कीजिए, साथ में योगिक क्रियाएं जोड़ते जाइए, जैसे कि नेति, धोती, ये सब। उसके बाद आप कुछ आसन के तरफ बढ़िए जो ओबेसिटी कम करने के आसन है,
जैसे कि उत्तान पादासन, मेन वो आसन आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। अगर ओबेसिटी है, आप हलन चलन नहीं कर सकते, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो आपको वो आसन में बैठ के आपको करना है। वो आसन करने के साथ साथ आपके एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग होंगे, आपके कोर मसल्स स्ट्रांग होंगे, आपका अग्नि चक्र एक्टिव होगा, तो आपका पाचन अच्छे से होगा। पाचन अच्छे से होने के साथ साथ आपकी एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग होंगे और आप धीरे धीरे दूसरे कार्य करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रोग जब होते हैं तो वो रोग ज़्यादातर होते हैं हमारी लाइफस्टाइल के रिलेटेड। हम स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, हम कुछ भी खाते हैं अनाप शनाप, या हमारा हेल्दी ईटिंग नहीं है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो ओबेसिटी उसी का एक नतीजा है। ओबेसिटी होता है तब आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है, वो अकेले में रहने की कोशिश करता है, वो लोगों से मिलना जुलना धीरे धीरे उसका कम भी हो जाता है। जिंदगी जीने का उसका कई हद तक लेवल ये हो जाता है कि नहीं मज़ा आ रहा, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना सब कुछ खोता जा रहा है। उसको ओवरकम करने के लिए मैंने आपको बताया उत्तान पादासन। उसके साथ साथ दूसरा आसन हम देख सकते हैं, नौकासन। आइए वो दोनों आसनों को भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। उत्तान पादासन के लिए आ जाएंगे अपने मैट पे हल्के से, नीचे लेट जाएंगे, दोनों हाथ को रखेंगे दंडासन की पोजीशन में, पैर को धीरे से सांस भरते हुए साथ में उठाएंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब आपके बाजू वाले पैर का नाप, उसको पकड़ के रखिए। फिर हम जाएंगे 45 डिग्री, नीज में से पैर एकदम सीधे, जहां आपके फक्त आपके टिप्स एंड टोज दिखते हैं। उसके बाद हम जाएंगे 60 डिग्री, जहां से आपका पूरा पंजा पूरा फिट आपको दिखता है। धीरे धीरे नीचे आएंगे 45, 30 एंड डाउन। उत्तान पादासन करते हुए रुकना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। जब हम 30 पे जाएंगे हम होल्ड करेंगे, हम जाएंगे 45 पे हम होल्ड करेंगे, हम जाएंगे 60 पे हम होल्ड करेंगे। स्लोली धीरे धीरे हम नीचे आएंगे, सांस की रेगुलरिटी चालू रखेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग को चालू रखेंगे। आ जाएंगे नीचे एंड रिलैक्स, वेरी स्लोली रिलैक्स। शवासन में रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कोई भी आसन करने के। नौकासन करेंगे, उसके बाद दोनों हाथ को ले जाएंगे सिर के ऊपर, सीधा जमीन पर रख देंगे। एक गहरी सांस लेंगे, सांस भरते हुए हाथ पैर और चेहरे को साथ में उठाएं और आ जाएंगे नौकासन। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्लोली पैर को नीचे रखेंगे, हाथ को नीचे रखेंगे, आ जाएंगे हम शवासन। Always turn your left and then get up. शवासन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे आसनों के दौरान। उत्तान पादासन के साथ नौकासन करने से भी आपके एब्डोमिनल मसल स्ट्रांग होते हैं, कोर मसल स्ट्रांग होते हैं, पेट के रिलेटेड जो भी कुछ बीमारियां हैं वो सारी, स्पेशल कृमि होते हैं उसमें वो बहुत ज्यादा फायदाकारक है। ये दोनों आसन ओबेसिटी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये दोनों आसन करने। धीरे धीरे ये दोनों आसन करने से आपकी ओबेसिटी में काफी कुछ फर्क आने लगता है। साथ में बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम करेंगे जो आप अपने आसन पे लेट के आराम से कर सकते हैं। तो ये है ओबेसिटी। ओबेसिटी के बाद उसमें क्या होता है, नींद भी कम हो जाती है और आदमी थकान महसूस करता है। ये आसन के साथ सूक्ष्म व्यायाम करने के साथ आपको डाइट फॉलो करना है, जैसे कि आपको हेल्दी खाना खाना है, तो ओबेसिटी में आप ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद आता है डायबिटीज।
डायबिटीज आज की बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। आजकल कई लोगों को, हर तीसरे चौथे लोगों में डायबिटीज पाया जाता है और कहते हैं ये हमारा जीनेटिकल रोग है। नो डाउट जीनेटिक्स शायद हो सकता है, पर मैं तो कहूंगी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का ही रोग है ये भी, क्योंकि जितना डायबिटीज होता है वो आदमी ज्यादातर स्ट्रेस में होता है, उसकी जीवन शैली मैंने जैसे बताया वैसे वो इम्बैलेंस होती है, तो वो आदमी को डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डायबिटीज होता है तब इंसान की अपने आप शरीर कम होता है उसका, कई बार आंखों में भी उसका असर देखा गया है। तो डायबिटीज जब होता है तब आपको अपने आप को काफी एक्टिव रखना है। खाने पीने में आपको बहुत ज्यादा परहेज रखने की जरूरत है। और मैंने आपको बताया था ओबेसिटी के लिए तो प्राणायाम में आप भस्त्रिका और कपालभाति कर सकते हैं। तो मैं साथ में आपको भस्त्रिका और कपालभाति भी बताती जाऊंगी। भस्त्रिका करते हैं, दोनों उंगलियों को अंगूठे को अंदर रख के सांस को भरेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सांस को भरेंगे अप, सांस को छोड़ते हुए डाउन, इन आउट, इन आउट, ऐसे करेंगे जिसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। और जब कपालभाति करते हैं दोनों हाथ को द्रोण मुद्रा में रखेंगे। द्रोण मुद्रा मतलब आपका एक अंगूठा ऊपर, उंगली नीचे, 3 फिंगर आपके घुटने, चेस्ट ओपन, बैक स्ट्रेट, चेहरा सामने, आंखों पे आराम के भाव, शांति के भाव, और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए गहरी सांस लेंगे, सांस को पूरी तरह से एब्डोमिनल से बाहर निकालेंगे, पेट से पूरी तरह से, और पेट में थपाट मारते हुए कपालभाति शुरू करेंगे। ध्यान रखिए जितना कपालभाति करते हैं स्लो में करना है। आजकल कपालभाति के लिए बहुत ज्यादा लोग पीछे पड़े हुए, 500 1000 कपालभाति लोग करते हैं, पर जितना कपालभाति करना है उतना स्लो में करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की क्रिया है। वहां पे अगर 80% एक्सहेलेशन है तो 20% इनहेलेशन भी है, जो अपने आप होता है। आराम से, एकदम आराम से, जोर से हवा बाहर निकालते हुए, पर स्लो। तेज करोगे पाचन तंत्र पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। जितना आराम से करोगे, कपालभाति का सीधा कनेक्शन आपके ब्रेन के फ्रंटल लॉब से, तो जितना आराम से करोगे तो ब्रेन का फ्रंटल लॉब उतना ही एक्टिव होगा। मूलाधार चक्र पे पूरी तरह से टकोरे बजते हैं, टक 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 टक, तो मूलबंध आपको आप अपने आप मूलबंध होता है और खुलता है, तो मूलाधार चक्र पे आपको अपने आप असर पड़ता है। तो मूलाधार चक्र आप जानते हैं अगर वो एक्टिव होता है तो शक्ति का स्रोत ऊपर की तरफ आता है। जैसे कि हमेशा हमारे सर बोलते हैं शिव और शिवानी का मिलन जो होता है वो मूलाधार चक्र की शुरुआत है, वननेस की शुरुआत है मूलाधार चक्र। उसको अगर बैलेंस कर दिया तो आपकी सारी इच्छाओं को आप बैलेंस कर सकते हो। तो कपालभाति उसके लिए भी काफी कुछ फायदेमंद है, और वेट लॉस के लिए भी, क्योंकि जितना आप बाह्य कुंभक करते हो आपके WBC काउंट तो बढ़ते ही है, पर बाह्य कुंभक करने से आपके शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आप होल्ड करते हो, तो आपका शरीर का वेट लॉस भी काफी हद तक होता है। आ रहे थे हम डायबिटीज पे। डायबिटीज जो है वो आपकी बॉडी में जो पैंक्रियाज ग्लैंड है उसके ऊपर इफेक्ट करने की वजह से होता है। तो जितना हो सके डायबिटीज में आप अपने पैंक्रियाज ग्लैंड को एक्टिव रख सके ऐसे आसन कीजिए। डायबिटीज में भी 2 टाइप है, डायबिटीज टाइप 1 एंड डायबिटीज टाइप 2। तो जो पहला है वो आपकी कंडीशन के मुताबिक होता है, आपकी खाने पीने की कंडीशन है, जो भी कुछ उसमें शायद थोड़ा बहुत जीनेटिकली भी हो सकता है, पर जो टाइप 2 डायबिटीज है वो ज्यादातर पैंक्रियास में ब्लड शुगर जो होता है उसको अगर मेंटेन नहीं होने की वजह से होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। डायबिटीज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी वक्रासन और पश्चिमोत्तानासन। वक्रासन एक ऐसा आसन है जिसमें आपकी बॉडी पूरी मूवमेंट होती है, तो उसमें और पश्चिमोत्तानासन से डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।
पर जैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि हर एक आसन में रुकना, स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जो भी आसन आप करते हो उसमें रुकना है, उसमें सांस को महसूस करना है। सांस लेंगे, उसी ऑर्गन पे फोकस करेंगे और आराम से मन शांत रखते हुए, शरीर में कोई भी ऐसी जड़ता या जो आसन करते हुए फेशियल एक्सप्रेशन बिगड़ने नहीं चाहिए। आप जितना सहन कर सकते हैं उस लिमिट तक आसन में जाएंगे और मन और शरीर को साथ में रखते हुए उस ऑर्गन पे फोकस करेंगे जहाँ पे सांस की लयबद्धता के साथ ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है। और वो आसन आपको वो रोग के सामने काफ़ी हद तक फायदा दिलाएगा। योग वो ऑल्टरनेटिव थेरापी है, वो साइंस है। ये नहीं है कि योग करने से आप अच्छे हो ही जाएंगे, पर योग अगर आप डॉक्टर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके साथ करेंगे, आप अपना खान पीन पे अच्छा सा प्रभाव रख के अगर करेंगे तो योग ये है कि वो आपके शरीर को बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकता है। धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ भी छूट जाती है, वो हमने देखा है। करीबन 5-6 साल से इस फील्ड में जुड़ी हुई हूँ तो काफ़ी हद तक ये देखा है कि कई लोगों की हाई बीपी की और कई सारी बीमारियां की दवाइयां बंद हो गई है और धीरे धीरे योग के साथ जुड़ने के साथ धीरे धीरे मन उस तरह शांत और स्वस्थ बनता जाता है, जिसके साथ शरीर भी शांत और स्वस्थ बनता जाता है, तो अपने आप रोग से बाहर निकल जाते हैं। तो आप जो ये डायबिटीज है उसको आप वक्रासन और पश्चिमोत्तानासन के साथ आप दूर कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे आएंगे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आजकल लोगों की प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। अगेन पेट के रिलेटेड। कॉन्स्टिपेशन मतलब बोलते हैं जिसका पेट खराब उसका दिन खराब, ओके। और ये भी कह सकते हैं चले वाते चले चित्तम, मतलब जितना वायु आपके शरीर में बढ़ता है उतनी आपकी चित्त की प्रकृति भी चली घूमती रहती है। तो पेट अगर अच्छा नहीं है, पेट में अगर वायु होगा तो पूरे शरीर का वायु अनियंत्रित हो जाएगा। आपका पेट का समान वायु अगर वो इम्बैलेंस हो गया तो आपका अपान वायु, आपका उदान वायु, आपका प्राण वायु, उदान वायु, आपका व्यान वायु, सारे वायु आपके इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज है जो हर एक आदमी को बहुत ज्यादा तंग करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे ज्यादा आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अगेन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होता है कब, जब आपका खाने पीने का स्टाइल अच्छा नहीं है, आप पानी अच्छे से नहीं पीते हो, आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप अपने जीवन में व्यायाम को आपने इंक्लूड किया हुआ नहीं है, इसीलिए आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए एक तो पानी अच्छे से पीजिए, फाइबर युक्त खाना खाइए, जितना हो सके रेशे वाले, आप जिसको बोल सकते हैं रेशे वाले अनाज या वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए। क्यों? उसमें जितने भी फाइबर होते हैं तो वो आराम से आपकी आंत में जाके वो पूरी तरह से उसको साफ करते हुए आगे जाता है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अच्छी तरह से नींद लेना, सुबह टाइम से उठना, रात को आराम से सेम टाइम पे सोना, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी को कम करना और हेल्दी खाना खाना कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन आपका बढ़ता है तो आपका वो हाइपरनेस भी बढ़ता है, आप अनइजीनेस फील करते हो, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और पेट के रिलेटेड सारे वायु के प्रॉब्लम, गैस के प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम पेट के रिलेटेड, अपचो, मंदाग्नि और पता नहीं क्या कुछ आपके अंदर आ जाता है। और जब तक पेट ठीक नहीं होगा आपका मन विचलित होता रहेगा। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको करना है गॉड पोज का आसन, मलासन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मलासन, या फिर गॉड पोज, वज्रासन जिसको बोल सकते हैं, जो एकमात्र ऐसा आसन है वज्रासन की जो आप खाना खाते समय भी कर सकते हैं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के टाइम भी कर सकते हैं।
वज्रासन में अगर बैठ के खाना खाया जाए तो वज्रासन में पैर मुड़ जाते हैं पूरी तरह से, जैसे कि आप सब जानते ही है कि वज्रासन कैसे करते हैं। बैठते हैं ऐसे, राइट का सपोर्ट लेके लेफ्ट को घुमा दिया, लेफ्ट का सपोर्ट लेके राइट पैर को टर्न कर दिया और बैठ जाएंगे वज्रासन की पोजीशन। तो इस आसन में बैठने की वजह से आपका सारा ब्लड का फ्लो आपके पेट की तरफ आएगा, आपके ऊपर की तरफ आएगा। तो पाचन तंत्र में जितना ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होगा उतना अच्छे से आपका डाइजेशन होगा, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगी। तो ये आसन में बैठने के साथ आप खाना भी खा सकते हो। ये आसन में बैठ के आप आराम से खाने के बाद बैठ सकोगे तो पाचन आपका बहुत अच्छे से होगा। तो वज्रासन में बैठ जाइए, उसके बाद उसी में आप योग मुद्रा कीजिए। दोनों हाथों को पीछे ले जाके आपको करनी है। एक गहरी सांस लेके सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए आपको आगे झुकना है। जब आपकी चेस्ट आपके पैर को मिल जाएगी, आपकी चेस्ट आपकी थाइस को टच हो जाएगी, उसके बाद पीछे से हिप्स आपके अपना हो उस तरह से हल्के से चेहरे को नीचे ले जाएंगे। ये है आपकी योग मुद्रा। रुकेंगे वहां पे, थोड़ी सी गहरी सांस लेंगे, अपने मणिपुर चक्र पे फोकस करेंगे, पेट पे फोकस करेंगे। ये आसन हेयर फॉल के लिए भी उतना ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि सारा ब्लड का फ्लो आपकी मस्तक की तरफ जाता है, तो हेयर फॉल में भी बहुत ज्यादा फायदा है। धीरे से सांस भरते हुए पहले चेहरे को उठाएंगे, धीरे धीरे ऊपर आएंगे और धीरे से आगे आके दोनों हाथ को रख देंगे वज्रासन की पोजीशन में फिर से। तो वज्रासन की पोजीशन में बैठ के आप बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। अपने पेट के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है वज्रासन। वज्रासन में योग मुद्रा और उसके साथ आके आएगा मंडूकासन। मंडूकासन जिसमें आपके दोनों हाथों की थम्स अंदर होंगे, मुट्ठी बंद होगी और आपके नकल्स मिल जाएंगे। नकल्स मिला के आपको रखना है आपकी नाभि के नीचे। एक गहरी सांस लेना है, सांस भर के सांस छोड़ते हुए आपको नीचे झुकना है। चेहरा हमेशा आगे रख के झुकना है, अपने लोअर बैक से, अपने लास्ट मनके से, वर्टिब्रा से आपको झुकना है और चेहरा सामने रखें। एक गहरी सांस लेंगे, सांस भरते हुए अगेन ये दो तरह के कर सकते हैं। आप अपने चेहरे को सामने भी रख सकते हैं और आप धीरे से अपने चेहरे को नीचे भी लेके जा सकते हैं, पर पीछे से आपके हिप्स अप नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। रुकेंगे कुछ देर तक, अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी जो दोनों हाथ रखे हुए हैं नाड़ी का आपको अनुभव होगा, आपकी नाड़ियों का आपका फील होगा कि वो चल रही है, आपको आपकी धड़कन सुनाई देगी। धीरे से चेहरे को पहले ऊपर लेके आएंगे और हल्के से ऊपर लाके आएंगे। धीरे धीरे लास्ट अपने वर्टिब्रा से, अपने लोअर बैक से ऊपर उठना है और धीरे से रिलैक्स करना है। तो ये जो आसन है वो आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। खोलेंगे वज्रासन को धीरे से, राइट का सपोर्ट लेके लेफ्ट लेग को खोलेंगे, लेफ्ट का सपोर्ट लेके हम राइट को खोलेंगे। आ जाएंगे वापिस हम अपने सुखासन में। दूसरा एक और हम देखेंगे अब, जो हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ है और आजकल कई लोगों में देखा गया है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस और हाई बीपी। हाई बीपी भी हम जानते हैं आजकल काफ़ी जगह काफ़ी लोगों को ये बीमारी है। हाई बीपी होता है जिसकी वजह से आजकल हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पता नहीं क्या क्या और हार्ट के रिलेटेड बीमारियां छोटी छोटी उम्र के लोगों में भी आज देखने को मिल रही है कि कई कम उम्र वाले लोगों को हाई बीपी तो आ ही जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, एकदम तेज, एकदम कंपटीशन से भरी हुई, तो ऑटोमेटिकली ये रोग तो आता ही, पर वो साथ में लेके आता है हमारे हार्ट के रिलेटेड कई लोगों को। तो वो जो रोग है उसके ऊपर ओवरकम कैसे करते हैं। हाई बीपी जो हमारा होता है वो स्ट्रेस की वजह से भी बढ़ता है।
ब्लड फ्लो हमारा बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, हार्ट की बीट्स भी हमारी बढ़ जाती है और हमारी हार्ट बीट्स को, हमारे हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे वापस वज्रासन का नाम देना चाहूँगी। वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लड का पूरा फ्लो हार्ट की तरफ जाता है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वज्रासन है। और मैं कहना चाहूँगी हाई बीपी के लिए शवासन इज द बेस्ट आसन। शवासन मतलब आपको अपने बैक पे आराम से सो जाना है, दोनों हाथों को आकाश की तरफ रखना है, दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस बनाना है, मन शांत, सिर्फ अपने नोज टिप पे ध्यान रखते हुए अपनी सांसों की आवागमन पे ध्यान देना है। अपनी सांस की आवागमन के ऊपर ध्यान देते हुए हमको मन एकदम शांत रखना है। धीरे धीरे अपने विचार जो आते हैं उसको देखते रहना है, निर्लेप भाव से। वो आते हैं, चले जाते हैं। धीरे धीरे मन और सांस को जुड़ते हुए, अपने शरीर को सांस के साथ जुड़ते हुए, ब्रीदिंग के साथ जुड़ते हुए हमको अपने आप को ऑटो सजेशंस देना है। अगर आप अपने आप मन शांत नहीं कर सकते हैं, शवासन में नहीं जा सकते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी योग के साथ आप म्यूजिक को थोड़ा बहुत जोड़ लीजिए। अपने पसंदीदा गाने की ट्यून को हल्का सा चला लीजिए और मन वहां पे ले जाइए। मन शांत, शरीर शांत, तो शवासन अपने आप और उसमें ऑटो सजेशन दीजिए। मन एकदम शांत है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर में कोई रोग नहीं है। थोड़े से ऑटो सजेशंस देने की वजह से हाई बीपी से आप अपने आप आराम पा सकते हैं। आसन कई हैं उसके लिए भी, पर शवासन इज द बेस्ट फॉर हाई बीपी। फिर आप शशांकासन कर सकते हो, जिसको चाइल्ड पोज बोलते हैं। आप मकरासन कर सकते हो, क्योंकि सारे आसन जो रिलैक्सेशन के आसन है वो हाई बीपी के लिए बहुत ज्यादा फायदे। तो हाई बीपी के विरुद्ध में आता है लो बीपी। लो बीपी जिसमें हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी ज़्यादा पिए। सबसे ज़्यादा ये सुन लीजिए कि हाई बीपी के जो पेशेंट हैं उनको नमक कम कर देना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, बाहर का खाना पीना, तीखा तला मसालेदार खाना बंद कर देना चाहिए, सात्विक भोजन खाइए, वेजिटेबल्स जितने हो सके उतने हमारे अपने खाने में इंक्लूड कीजिए, और हमारी जो जंक फूड और ये सब खाने की आदत है उसको बंद कर दीजिए। सांस की गति अपनी नॉर्मल हो, उसको नियंत्रित कैसे करते हैं उसके लिए प्राणायाम कीजिए, हाई बीपी में और लो बीपी में दोनों में। अनुलोम विलोम, जिसको मैं प्राणायाम का राजा बोलती हूँ, क्योंकि अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे 72 लैक्स गैलेक्सी है, वैसे ही हमारे शरीर में 72 लैक्स सेल्स है। वो सेल्स और 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसको बैलेंस करता है। हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल को, HDL, LDL जो भी कुछ कोलेस्ट्रॉल है, हमारे हार्मोन्स है, सबको अनुलोम विलोम बैलेंस करता है। सांस लेने और छोड़ने की गति को नियंत्रित करते हुए अनुलोम विलोम करने से कई सारे फायदे मिलते हैं। हार्ट अटैक, हाई बीपी और लो बीपी में अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा फायदेकार है। वो कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं, पर अनुलोम विलोम है जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी को, मतलब हमारी ईड़ा, चंद्र नाड़ी और हमारी पिंगला, सूर्य नाड़ी, दोनों नाड़ियों को एक्टिवेट करते हुए हमारी सुषुम्ना नाड़ी को भी एक्टिव करता है। वो हमारे शरीर की हार्ट बीट्स को लेके हमारे शरीर के सारे कोशों को, हमारे सारे सिस्टम को, शरीर में जितने भी सिस्टम हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एक्सीटरी सिस्टम, हमारी जो भी कुछ सिस्टम है, वो सारी अस्थि तंत्र, स्नायु तंत्र, वो सबको वो बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम करने से मन शांत और शरीर और मन का मिलन अच्छे से हो जाता है। सांस की आवन गावन पे हमारा कंट्रोल रहता है।
चंद्र नाड़ी से सांस लेके सूर्य नाड़ी से छोड़ते हैं, सूर्य नाड़ी से सांस लेके चंद्र नाड़ी से छोड़ते हैं, तो दोनों नाड़ियाँ बैलेंस होती हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी अपने आप एक्टिव होती है। तो अनुलोम विलोम करने के काफ़ी कुछ फायदे हैं, हम उसको अब देखते हैं वो कैसे करते हैं। वो हाई बीपी और लो बीपी दोनों में बहुत ज़्यादा फायदे करता है। लो बीपी जब करते हैं तो लो बीपी में साथ में ही बताना चाहूँगी मैं कि लो बीपी वाले पेशेंट को थोड़ा नमक ज़्यादा लेना चाहिए, और उसके बाद उनको खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लो बीपी जब हो जाता है तो आदमी चक्कर खा के गिर भी जाता है। तो लो बीपी वाले लोगों को पानी का प्रयोग उनको भी ज़्यादा करना चाहिए। और जैसे मैं बताना चाहूँगी अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। आइए, अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, अपनी बैक स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट हैंड की वायु मुद्रा, राइट हैंड की प्रणव मुद्रा बना के राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे प्रणव मुद्रा में। एक गहरी सांस लेंगे राइट से, 1 2 3 4 5। दोनों उंगलियों से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेंगे राइट से, 1 2 3 4 5 6, होल्ड करेंगे और बंद कर देंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वापिस लेफ्ट से लेंगे 5 के काउंट में, 1 2 3 4 एंड 5। राइट से निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेंगे राइट से, 1 2 3 4 5। निकालेंगे लेफ्ट से वापिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुछ देर मन शांत, शरीर शांत। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसमें कुंभक लगा के करेंगे तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। अपनी जो मैंने पहले भी बताया 72,000 जो नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, उसको बैलेंस करने के लिए, उसके लिए कुंभक लगाना, मतलब आंतर कुंभक, मतलब सांस लेना, उसको रोक देना, और बाह्य कुंभक मतलब सांस बाहर निकल जाए उसके बाद होल्ड करना, रोक देना, जिसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो अनुलोम विलोम को जब कुंभक के साथ किया जाता है तब उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला जाता है। हमारी 72,000 नाड़ियां जो है उस पर कंट्रोल करता है, और जब हमारी नाड़ियां अच्छी होगी, वो अच्छे से कार्य करेगी, तो हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी नर्वस सिस्टम, हमारी सारी आठ जो हमारे तंत्र है वो सारे तंत्र अच्छे से कार्य करेंगे। तो करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो हमारे हाई बीपी को, हमारे लो बीपी को, और जहाँ तक हो सके हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के जितने भी रोग हैं वो सब रोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगेन लेफ्ट हैंड की हम करेंगे वायु मुद्रा, राइट हैंड की करेंगे हम प्रणव मुद्रा। अगेन राइट से लेंगे, राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, चेहरे पे शांति के भाव। ऐसे नहीं कि नाक को दबा दिया, मोड़ दिया, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रो अगर टेढ़ी होगी तो आपका कोल्ड ड्रिंक मुंह में अच्छे से नहीं आएगा, राइट। तो आप अपने नाक को दबा देंगे तो आप अपनी जो आपका जो रूट है उसको आप ब्लॉक कर रहे हो, ऐसे दबा के। कई लोग ऐसे करते, फिर ऐसे सांस नहीं लेनी, सिर्फ अपने नोस्ट्रिल को दबाना है हल्के से,
और आराम से गहरी सांस लेनी है। बाजू में बैठे वाले लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप सांस ले रहे हो। सांस की आवाज तक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे कर लिया तो यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। दोनों नोस्ट्रिल को ओपन रखिए। आराम से धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। लेंगे हम 5 काउंट में सांस लेंगे, 10 में रोकेंगे और 10 में छोड़ेंगे। अगेन 5 सांस के काउंट लेंगे राइट से, 10 में रोकेंगे, 10 से छोड़ेंगे। साथ में बाह्य कुंभक भी करेंगे, देख लेते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से 1 2 3 4 5, दोनों उंगलियों को रख देंगे लेफ्ट के और होल्ड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से छोड़ेंगे 10 काउंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन होल्ड करेंगे, बाह्य कुंभक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन राइट से सांस लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन होल्ड करेंगे, बाह्य कुंभक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन लेफ्ट से लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही लगातार लेफ्ट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, राइट से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, अगेन राइट से लेंगे, होल्ड करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे और होल्ड करेंगे। ऐसे अनुलोम विलोम करेंगे जो मन को एकदम शांति देते हैं और एकदम रिलैक्सेशन, पूरे शरीर पे अच्छा प्रभाव। उसके बाद मैंने आपको बताया लो बीपी में आसन कौन कौन से करने चाहिए। लो बीपी जिनको है उनको बैकवर्ड बेंडिंग के आसन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जितना बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे आपकी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा। जितना बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे और जितना हो सके उतना आपकी कमर की ट्विस्टिंग कीजिए, क्योंकि अगर आपकी किडनी एक्टिव होती है तो लो बीपी में वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। उसमें करेंगे हम पादहस्तासन और बैकवर्ड बेंडिंग में पादहस्तासन फॉर फॉरवर्ड बेंडिंग वो आएगा जिसमें ब्लड का फ्लो एक है जो आगे की तरफ आएगा सबसे ज़्यादा। और दूसरा बैकवर्ड बेंडिंग के लिए आप करेंगे भुजंगासन, जो लो बीपी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें किडनी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जितना हो सके ब्लड का फ्लो आपके किडनी के ऊपर आना चाहिए, और दूसरा आपका ब्लड का फ्लो आपका हेड की तरफ भी आना चाहिए। अर्धमत्स्येंद्रासन इज ऑल्सो गुड फॉर लो बीपी। और उसमें आप सूर्य नाड़ी कर सकते हैं, सूर्य नाड़ी कपालभाति कर सकते हैं, सूर्य नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि जितना हो सके हाई बीपी में हमें हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। तो हाई बीपी में हमको करना है चंद्र नाड़ी कपालभाति, चंद्र नाड़ी भस्त्रिका और चंद्र नाड़ी शुद्धि या चंद्र नाड़ी भेदन। और लो बीपी में हमें करना है सूर्य नाड़ी भस्त्रिका, सूर्य नाड़ी कपालभाति, सूर्य नाड़ी भेदन और सूर्य नाड़ी शुद्धि। हो सके उतना हमें लो बीपी के लिए हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है, और हाई बीपी के लिए हमें हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। उसके बाद बात करेंगे हम एक और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की, जो आजकल बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
हार्मोन्स जो हमारे शरीर होते हैं, शरीर में वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। वो बैलेंस होते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड से मैक्सिमम। थायराइड ग्लैंड के साथ वो हमारी गोनाड्स को जो मेंटेन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका काफी कुछ असर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, वो हमारे गोनाड्स को मेंटेन करती है। गोनाड्स मतलब हमारी जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमारी है प्रजनन तंत्र, उसमें आते हुए सारे अंगों को। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है लेडीज में, और जेंट्स में होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन मेन होता है। उनमें बाकी चीज़ों का प्रभाव कम रहता है। जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी ग्लैंड्स है वो इम्बैलेंस हो जाती है। हमारी थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस हो जाती है, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है। हेयर लॉस, वेट गेन, हाइपर एसिडिटी, डिप्रेशन और स्किन ड्राई होना, स्किन की इलास्टिसिटी खोना, हॉट फ्लशीज, पता नहीं कितने सारे ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। रातों को नींद न आना, इतने सारे फुल एसी चल रहा और उसमें हमें घबराहट हो जाना, गर्मी गर्मी पसीना हो जाना, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगना, हमारा टेस्ट चेंज हो जाना। कभी हमें खट्टा अच्छा नहीं लगता था, तीखी चीज़ें अच्छी लगती थी, अब हमको वो चीज़ें अच्छी लगने लगती है। हमारी पूरी बॉडी की प्रकृति बदल जाती है। प्रकृति का एक है जो फिर कभी लेंगे, हमारे शरीर की जो भी कुछ 3 प्रकृतियां हैं उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की, जिसकी वजह से मेनोपॉज एंड्रोपॉज होता है। मेनोपॉज और एंड्रोपॉज भी बहुत बड़ा एक पूरा चैप्टर ले सकते हैं, बहुत लंबा लेक्चर ले सकते हैं, उतनी लंबी बात है। पर अब जो बात करें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के हिसाब से, तो मेनोपॉज एंड्रोपॉज भी आता है, वो भी हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में जब हम छोटे होते हैं तो हमारा ये साइकिल देरी से शुरू होता है। आजकल प्लास्टिक की चीज़ों का यूज़ ज़्यादा हो गया है, सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा हो गया है, बच्चे जल्दी अलर्ट हो जाते हैं, प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ जाती है। वैसे ही प्यूबर्टी के बाद एंड्रोपॉज और मेनोपॉज भी अर्ली हो गया है। पहले 40-45 की एज में आता हुआ एंड्रोपॉज और मेनोपॉज अब 35 के अराउंड शुरू हो जाता है। उसके बहुत सारे सिम्टम्स है, और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होना, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना, और हड्डियों के रिलेटेड, जॉइंट्स के रिलेटेड, शरीर की स्किन के, हेयर के, और मैंने बताया ग्लैंड्स के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड्रोपॉज में आ जाते हैं। डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, बार बार गुस्सा होना, बेकाबू हो जाना, बिना बात पे रोना, बिना बात पे चिड़चिड़ाना, ये सारे मेनोपॉज एंड्रोपॉज के हार्मोन इम्बैलेंस होने के और उसके सिम्टम्स हैं। उसको ओवरकम कैसे किया जाता है पहले ही बताया। वैसे मन शांत, शरीर शांत, हो सके उतना जंक फूड को अवॉइड कीजिए, हो सके उतना ये जो भी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उसको अवॉइड कीजिए, हो सके उतना सात्विक खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, टाइम टू टाइम उठना सोना, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में बांध लीजिए, रख लीजिए, एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना दीजिए कि रोज हमें कम से कम 40 to 45 मिनट्स हमें देने ही है। या आसन प्राणायाम को दीजिए, योग को दीजिए, या फिर आप चलना, स्विमिंग और आप रनिंग, ये जो भी सारी एक्सरसाइज है उसको भी आप अपनी लाइफ में जोड़ लीजिए, आपकी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। देर सवेर उठना नहीं, टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम सोना, जितना हो सके उतना हेल्दी खाना। एंड्रोपॉज मेनोपॉज के लिए जो भी आसन है वो है, मेनोपॉज के लिए बताना चाहूँगी मैं आपको कि सर्पासन, वक्रासन, मार्जरी आसन, उष्ट्रासन, त्रिकोणासन,
ये जो भी आसन है वो सारे मेनोपॉज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। ब्रिज पोज जिसको हम सेतुबंद आसन बोलते हैं वो मेनोपॉज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। स्पाइसी फूड को छोड़ दिए, कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा आदत है, हमको गर्म हवा में रहने की भी आदत है, ये सारा अल्कोहल, नॉन वेजिटेरियन, ये सब नॉन वेज ये सब छोड़ देंगे तो आपका हार्मोन्स है वो बैलेंस रहेगा। थायराइड ग्लैंड से भी काफ़ी कुछ हद तक वो रिलेटेड है, तो उसके रिलेटेड भी सारे आसन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हैंडल करते हुए उष्ट्रासन, मार्जरी आसन और त्रिकोणासन और सेतुबंद आसन, जितना हो सके उतना इन आसनों का अपने शरीर में, अपने जीवन में उपयोग कीजिए। एंड्रोपोज के लिए मैं बताना चाहूँगी गरुड़ासन, गौमुखासन, ये सब आसन जो है उसको आपकी रोज की क्रिया में, आपके रोज करने वाले आसनों में उसका समावेश कीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन सारे रोगों पे, अभी तो बहुत से ऐसे रोग हैं जैसे इंसोमेनिया हो गया, हेयर फॉल हो गया, पता नहीं क्या क्या, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो गई, आइज़ की प्रॉब्लम हो गई, इन सब के लिए इतने शरीर के जितने भी आसन हैं उन सब के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है सूर्य नमस्कार। एज ए योग टीचर मैं आपको पक्का बताना चाहूँगी कि सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में, अपने रोज करने वाले आसनों में उसका समावेश जरूर से कीजिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जो आपके शरीर को 12 आसनों के साथ जुड़ती है। ये जो 12 आसन है जो सांस की लयबद्धता के साथ, सांस की आवन जावन के साथ आपके पूरे शरीर के, आपके 8 तंत्रों पे, आपकी जो ग्लैंड है, सारी 7 ग्लैंड है उस पे, आपके सारे 7 चक्रों पे, आपके 5 वायु पे, आपकी सारी इंद्रियां, आपकी सारी कर्मेंद्रियां, आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां, सब पे कंट्रोल करता हुआ सूर्य नमस्कार आपके पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, उसको लचीला रखता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, फिजिकल, मेंटल और आपके शरीर की मनोबल को बढ़ाता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा तक वो फायदा देता है। सूर्य नमस्कार एक ऐसा है 12 आसनों का समूह जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, आपकी शारीरिक की गतिविधियाँ, आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी स्पाइन को, हर चीज़ को वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है और उसको एक्टिव रखता है। हर रोज सुबह नहा धो के सबसे पहले सूर्य नमस्कार करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 2 राउंड, कम से कम 2 राउंड सूर्य नमस्कार के सबसे पहले कीजिए। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम कीजिए। अपने जीवन में कम से कम 40 to 45 मिनट्स हम योग को देंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए इसको हम अपने इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, दोनों हाथ को आगे लाके रबिंग करेंगे, आंखों पे रख देंगे और पूरे शरीर पे अप्लाई करेंगे एनर्जी को। और इंडियन योग एसोसिएशन के गुजरात चैप्टर ने मुझे आप तक पहुंचने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आप सबका बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। नमस्कार।